सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैंने इससे पहले आपको कौन से ग्रह से कौन सा रिश्ता, कौन सा सामान, कौन सी वस्तु का विचार करना चाहिए और शारीरिक विचार कौन से ग्रह के द्वारा करना चाहिए, आपने वीडियो देखा होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सा ग्रह कब बलवान होता है और कहाँ बलवान होता है, क्या स्थिति होती है ग्रहों की, कौन सा ग्रह रात में बलवान होता है, कौन सा दिन में बलवान होता है। सूर्य से लेकर के राहु केतु तक हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, यदि आप सीख रहे हैं तो आपके लिए अमृत के समान यह वीडियो है, और यदि आप सीख नहीं रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा समझदारी देने वाला वीडियो होगा। आइए हम चलते हैं आज के इस विषय को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन कब, जब आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक विषय को ध्यान दे करके सुनना होता है। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, समझ में नहीं आएगा। चलिए, चंद्रमा कैसे और किस स्थिति में बलवान होता है। चंद्रमा कर्क राशि, वृष राशि, दिन दृष्टिकाल में, निजी होरा में, स्वनवांश में, राशि के अंत में और शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तथा रात्रि में चतुर्थ भाव और दक्षिणायन में ये ग्रह बलवान होता है। चंद्रमा यानी कर्क राशि में, वृष राशि में, और दिन के दृष्टिकाल में। दृष्टिकाल एक कुंडली होती है जिसमें विचार किया जाता है, बहुत कुछ वर्ग होता है। नवांश चक्र में ये अपने स्वनवांश में हो तो बलवान होता है, तथा राशि के अंत में और शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो तब बलवान होता है, तथा चतुर्थ भाव में सदैव बलवान होता है। मंगल की स्थिति मंगलवार के दिन प्रबल होता है, और स्वनवांश में और स्वदृष्टिकाल में मीन, वृश्चिक, कुंभ, मकर तथा मेष राशि की रात्रि में वक्री दक्षिण दिशा में राशि की आदि में बली होता है। दशम भाव में यदि मंगल कर्क का हो तो भी बलवान माना जाता है। समझ गए? अब बुध की स्थिति पर विचार करते हैं। बुध ग्रह कन्या और मिथुन राशि का ये स्वामित्व रखता है। बुधवार का दिन इसका अपना दिन है। अपने वर्ग धनु राशि रविवार के अतिरिक्त अन्य दिन और उत्तरायण में बलवान होता है। ठीक है, यदि राशि के मध्य का होकर लग्न में स्थित हो तो हमेशा यश और बल की वृद्धि करता है। ठीक है, बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति मीन राशि में, वृश्चिक, धन और कर्क राशि तथा स्ववर्ग एवं गुरुवार मध्य दिन, उत्तरायण राशि का मध्य एवं कुंभ में बली होता है। समझ लिए? मीन, वृश्चिक, धनु और कर्क राशि, स्ववर्ग अपने वर्ग के यानी मित्रों के साथ, और गुरुवार के दिन तथा दोपहर के समय उत्तरायण में दो आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण में तथा राशि का मध्य एवं कुंभ में बलवान होता है। नीचस्थ होने पर भी लग्न में प्रबल होता है। चतुर्थ और दशम भाव में स्थित होने पर धन, वैभव, यश, कीर्ति, राजयोग इत्यादि सुख प्रदान करता है बृहस्पति। अब शुक्र की चर्चा कर लेते हैं। गहराई से विचार करिएगा। शुक्र की उच्च राशि है मीन, और
स्ववर्ग अपने मित्र वर्गों के साथ शुक्रवार के दिन रात्रि का मध्य भाग खष्ठ द्वादश यानी छठा, 12वां, तीसरा और चतुर्थ स्थान में स्थित अपराह्न चंद्रमा के साथ एवं वक्री शुक्र बली माना जाता है। समझ गए होंगे? नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। शनि की स्थिति पर देखते हैं। शनि तुला, मकर और कुंभ राशि, सप्तम भाव एवं दक्षिणायन, स्वदेश कर्ण। शनिवार अपनी दशा भुक्ति एवं राशि के अंत में रहने पर बली माना जाता है। कृष्ण पक्ष में बकरी हो तो समस्त राशि में बलवान होता है ये। राहु की चर्चा करेंगे। राहु मेष, वृश्चिक, कुंभ, कन्या, वृक्क और कर्क एवं दशम स्थान में बलवान होता है राहु। केतु की बात करें तो केतु मीन में, वृष और धनु राशि एवं उत्पात में केतु बली होता है। सूर्य के साथ चंद्रमा, लग्न से दूसरे भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में बुध, पंचम में बृहस्पति, छठे में शुक्र एवं सप्तम में शनि निष्फल माना जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ बैठे तो चंद्रमा निष्फल हो जाएगा। लग्न से दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं तो निष्फल हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में बुध बैठे हैं तो कोई प्रभाव नहीं होगा। पंचम में बृहस्पति बैठे हैं तो निष्फल हो जाएंगे। छठे में शुक्र एवं सप्तम में शनि हमेशा निष्फल माना जाता है। अब चलते हैं हम ग्रहों की दृष्टि की चर्चा कर लेते हैं। ग्रहों की दृष्टि कौन कौन सी होती है, इस पर कई लोग टिप्पणी किया करते हैं, कई लोग अपने अपने मत दिया करते हैं और जब स्पष्ट नहीं होता तो भ्रांति फैला देते हैं। हम यह भ्रांति के लिए वीडियो नहीं दे रहे, बिल्कुल क्रांति के लिए दे रहे हैं और निर्णीत भाव से दे रहे हैं। यानी निर्णय भाव है मेरा। सभी ग्रह अपने स्थान से तीसरे, सभी मतलब सभी ग्रह अपने से तीसरे स्थान और 10वें भाव को एक चरण दृष्टि से तथा 5वें और 9वें भाव को 2 चरण दृष्टि से, चौथे और 8वें भाव को 3 चरण दृष्टि से एवं 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, मंगल चौथे और 8वें भाव को, गुरु 5वें और 9वें भाव को एवं शनि तीसरे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा ग्रहों के उच्च और मूल त्रिकोण का विचार भी हम आपको दे देते हैं। सूर्य का मेष के 10 अंश पर, चंद्रमा का वृष के 3 अंश पर, मंगल का मकर के 28 अंश पर, बुध का कन्या के 15 अंश पर, बृहस्पति का कर्क के 5 अंश पर, शुक्र का मीन के 27 अंश पर और शनि का तुला के 20 अंश पर परम उच्च होता है, बहुतायत उच्च होता है। और प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से सप्तम राशि में इन्हीं अंशों पर नीच का होता है। राहु वृष राशि में उच्च होता है तो वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। केतु वृश्चिक राशि में उच्च का होता है तो वृष राशि में नीच का हो जाता है। ठीक है। उच्च ग्रह की अपेक्षा मूल त्रिकोण में ग्रहों का प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन स्वक्षेत्री अपनी राशि में रहने की अपेक्षा मूल त्रिकोण में बली होता है।
ठीक है, हम पहले बता चुके हैं कि सूर्य सिंह में स्वक्षेत्रीय हैं, सिंह के स्वामी है सूर्य, परंतु सिंह के 1 अंश से 20 अंश तक सूर्य का मूल त्रिकोण और 15वें अंश पर है तो ये मूल त्रिकोण का कहलाएगा। ठीक, जैसे किसी का जन्मकालीन सूर्य सिंह के 15वें अंश पर है, सिंह के 15वें अंश पर है तो ये मूल त्रिकोण की राशि कहलाएगा। यदि यही सूर्य 22वें अंश पर है तो स्वक्षेत्री कहलाता है। चंद्रमा का वृष राशि के 3 अंश तक परम उच्च है और इसी राशि के 4 अंश से 30 अंश तक मूल त्रिकोण माना जाएगा। ठीक है, वृष राशि में मंगल का मेष के 18 अंश तक मूल त्रिकोण है और इससे आगे स्वक्षेत्र कहलाया जाएगा। बुध का कन्या के 15 अंश तक उच्च और 16 अंश में 20 अंश तक मूल त्रिकोण और 21 से 30 अंश तक स्वक्षेत्रीय है। गुरु का धन राशि के 1 अंश से 13 अंश तक मूल त्रिकोण माना जाएगा और 14 से 30 अंश तक स्वगृह होता है। शुक्र का तुला के 1 अंश से 10 अंश तक मूल त्रिकोण और 11 से 30 अंश तक स्वक्षेत्र कहलाता है। शनि का कुंभ के 1 अंश से 20 अंश तक मूल त्रिकोण और 21 से 30 अंश तक स्वक्षेत्र है। राहु का वृष में उच्च, मेष में स्वगृह और कर्क में मूल त्रिकोण है। चलिए, ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को इतने तक ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किया मैंने, कैसा लगा वीडियो बताएंगे। इसके बाद हम आपको द्वादश भावों की संज्ञाएं और स्थानों का परिचय क्या समझे, कैसे जाने बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। ओम नमो नारायण, नमस्कार।